हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आज मेरा SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट थी। मतलब 8 AM रिपोर्टिंग टाइम था मेरा। और मैंने ये एग्ज़ाम यूपी से दिया था और मेरी कैटेगरी है जनरल। ये मेरा सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। मेरे अकॉर्डिंग मेरे शिफ्ट की इंग्लिश की लेवल इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं, ईजियर साइड पे थी। बिकॉज़ जो आरसी आया था वो काफ़ी सिंपल लगा मुझे। वो बेसिक था। बेसिकली वो था पेरू के कोई जगह थी वहाँ के कल्टीवेशन से रिलेटेड। तो उस वर्ड का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो वहाँ पे रिलेटेड था और क्वेश्चंस जो थे आरसी के वो डायरेक्टली दिए हुए थे। मतलब ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। तो आरसी मुझे लेवल आरसी की बहुत नॉर्मल लगी, कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। पीएम के लेवल का ही था इंग्लिश मेरे हिसाब से। उसके बाद तो इसमें सबसे पहले पैरा जंबल आया था मेरे शिफ्ट में। तो पैरा जंबल भी सिंपल था। जैसे मुझे रीअरेंजमेंट से थोड़ा डर लगता है पैरा जंबल से, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बट सिंपल 5 सेंटेंसेस थे और वन लाइनर थे। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत लेंदी है या कॉम्प्लिकेटेड है। और वो जो पैरा जंबल था वो एक बर्ड के स्पीशीज़ के बारे में था कि वो कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करती है और ये सब चीज़ें थी उसमें। तो वो बहुत ही सिंपल था और बहुत ईज़िली वो हो गया था। और आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है उसका शायद रीअरेंजमेंट ये था। अगर आप में से किसी का हुआ होगा आज एग्ज़ाम तो बताइएगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन आई थिंक यही था और बहुत सिंपल था पैराजम्बल। फिर पैराजम्बल के बाद था आरसी और उसके बाद था मुझे याद है वर्ड स्वैपिंग थी। मतलब वर्ड स्वैपिंग आप लोग समझ गए होंगे, जैसे सेंटेंसेस में वर्ड्स दिए रहते हैं और कुछ वर्ड्स को बोल्ड करके उनके आगे एक आपको ABCD करके मार्क कर देंगे तो आपको वर्ड स्वैपिंग करनी होती है। और वर्ड स्वैपिंग बहुत इजी लेवल पे थी, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। इंग्लिश का मेरे ख्याल से इजी टू मॉडरेट ही था, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी। जैसे पीएम और ऑलिव बोर्ड वगैरह में थोड़ा होता है ना कि हम लोगों को कुछ वर्ड्स का भी नहीं समझ में आते कि इसका क्या रिप्लेसमेंट है। बट एग्ज़ाम में थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ड स्वैपिंग के बाद एक आया था यूसेज ऑफ फ्रेजेस। हाँ, यूसेज ऑफ फ्रेजेस। तो उसके फ्रेज़ मुझे याद है, एक आउट ऑफ द वुड्स था और एक फ्रेज़ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। आउट ऑफ द वुड्स था और ऐसे ही 2-3 फ्रेज़ थे। तो वो क्वेश्चन मैंने आई थिंक फ्रेज़ वाला एक क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि वो थोड़ा नया सा लग रहा था। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे एग्ज़ाम में। ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चंस थे एज़ यूजुअल एरर डिटेक्शन के। और एरर डिटेक्शन में भी बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स थी। बट हाँ, क्वेश्चंस अच्छे थे एरर डिटेक्शन के। और आरसी में मुझे याद है सिनोनिम्स भी थे और आरसी में एक वर्ड दिया हुआ था प्रिसाइजली। तो उसका हमें ढूंढना था कि क्या होगा उसकी जगह पे, उसको क्या वर्ड रिप्लेस कर सकता है दिए हुए ऑप्शंस में से। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन। और इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे टोटल 27। और आई थिंक मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में अच्छी थी। और जो 3 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे उसमें से एक क्वेश्चन मुझे आरसी का लास्ट वाला आंसर नहीं मिल रहा था। एक्चुअली उसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें सिलेक्ट करना था कि क्या चीज़ ट्रू है उसके लिए। बट मुझे उसमें से 2 पॉइंट्स मिले नहीं तो मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर दिक्कत होती है। तो ये था इंग्लिश का। उसके बाद था क्वांट्स। तो अब आते हैं क्वांट्स पे। तो क्वांट्स में तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो थी एज़ यूजुअल, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स थी। क्वांट्स में डीआई थी, एक टैबुलर डीआई थी। उसमें मतलब टेबल दी हुई थी और ग्राफ दिया हुआ था उसके साथ। उसमें टेबल भी थी और उसमें ग्राफ भी था। न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन्स का डेटा था। मतलब ग्राफ में न्यूज़पेपर दिए हुए थे कितने पब्लिश किए हैं कंपनी ने, और जो टैबुलर डेटा था, जो टेबल दी हुई थी, उसमें दोनों के टोटल मेंशन थे। तो वो सारे क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग थे।
तो ये डीआई की लेवल सही थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसके कि सिंपल सा दिया है आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और सिंपल सा दिया हुआ है उसके आप इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर उसके बाद रिलेटिव क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। तो ये थी। और सेकंड डीआई थी, पाई चार्ट था। वो पाई चार्ट एग्जैक्टली क्या था मुझे अभी याद नहीं है। एक्चुअली एग्ज़ाम मेरा आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट में था और मैं आज पूरे दिन थोड़ा बिजी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं बन पाया ये एनालिसिस करने का। सो मैं अभी तो भूल भी गई हूँ कि पाई चार्ट किस टॉपिक पे था। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी ऐसी थी जो आई डोंट नो किसने अटेम्प्ट करी कितनी, बट मेरे से नहीं हुई रॉन्ग नंबर सीरीज़। आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ करी है, और मेरा वैसे भी मिसिंग सीरीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ, तो मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ, और अगर नहीं होता है तो मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। सो ये रॉन्ग नंबर सीरीज़। और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो इजी था, कोई ऐसा बहुत सॉल्व करने वाला नहीं था कि बहुत सारे क्यूब्स या स्क्वायर्स दे दिए हैं, कुछ ऐसा है, वो इजी लेवल पे था। तो ये क्वेश्चंस हो गए टोटल। और अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम हुआ होगा आज, तो आप ये ज़रूर बताएगा कि क्या आपके सेंटर पे भी सिस्टम लैग कर रहा था, बिकॉज़ मेरा तो माउस एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में ही बंद हो गया था। जब हम लोग हैंड राइटिंग सैम्पल लिखते हैं तभी मेरा माउस बंद हो चुका था, और वो वर्क ही नहीं कर रहा था। मैं उसको ड्रैग कर रही थी बट कर्सर मूव नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने इन्विजिलेटर से बोला भी था, और 2-3 स्टूडेंट्स ने और बोला था उसको चेंज करने के लिए, बट वहाँ सेंटर पे ऐसी कोई सर्विस नहीं थी अवेलेबल। तो मेरा काफ़ी इंटरफेस का इशू आ रहा था, और काफ़ी लोग के साथ होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसकी वजह से कुछ हुआ इशू, बट जनरल है। सो कॉन्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे 15 क्वेश्चंस। आई नो मेरा अटेम्प्ट बहुत लो है, और मैं कॉन्स अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर पे मॉक टेस्ट में से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेती हूँ। 20 तक तो मेरे अटेम्प्ट्स रहते ही थे, बट ठीक है, अब एग्ज़ाम तो हो ही गया। लेकिन कॉन्स से मेरे अटेम्प्ट्स लो थे, और मेरे शिफ्ट में क्वाड्रेटिक नहीं आई थी कॉन्स में। सो और कॉन्स में आई रिमेंबर एक केसलेट भी आई थी, एक केसलेट थी, तो केसलेट तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई थी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं उसका डेटा नहीं बता सकती कि उसमें क्या आया था, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं है। और ये डीआई पाई चार्ट वाली जो डीआई थी उसमें आई रिमेंबर कुछ PQRST का डेटा हुआ था, दिया हुआ था, और इन सब के परसेंटेज दिए थे, और एस का डेटा दिया था आई थिंक 1188। तो इन सब से इनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके तब उनकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया क्वांट्स का। तो अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग मुझे थोड़ी मॉडरेट लेवल की लगी, और कॉन्ट्स की तरह ये भी ट्रिकी थी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसमें। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो एक वर्ड पेयरिंग का क्वेश्चन था। इजी था ये, मतलब 5 वर्ड्स के पेयर बना रखे थे, लेटर्स के पेयर्स बना रखे थे, और उसमें से ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद सिलॉग्स थे। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ मैं, जो क्वेश्चंस मुझे याद है क्या क्या आया था मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ। तो सिलॉग से क्वेश्चन थे, सिलॉग्स भी सिंपल थे, ओनली अ फ्यू एंड नॉट ओनली, इस तरीके के क्वेश्चंस थे सिलॉग्स में। उसके बाद पज़ल थी, एक सिटी बेस्ड पज़ल थी। इसमें 3 सिटीज़ दी हुई थी, बिहार, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। तो ABCDEFGH मेंबर्स थे, उनको इन तीनों सिटीज़ में सेट करना था, और आई थिंक 2 से कम किसी में नहीं हो सकते थे, और 4 से ज़्यादा, तो ऐसे करके था। ये पज़ल 7 या 8 लाइंस की थी, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले इसी पज़ल को उठाया, और इस पज़ल में मुझे कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि एक लाइन थी जिसमें था कि बी नीदर लिव्स इन उत्तराखंड नॉर इन उड़ीसा, बट मैंने उसको ईदर और पढ़ लिया, और इसकी वजह से मुझे 2-3 बार सॉल्व करना पड़ा इस पज़ल को, और मेरा काफ़ी टाइम चला गया उसकी वजह से। तो इसके बाद एक मंथ बेस्ड पज़ल आई थी, और उसका एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने उस पज़ल को अटेम्प्ट नहीं करा था। और था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी सिंपल थे, आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे, और सिंपल क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। और एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल आई थी, स्क्वायर बेस्ड पज़ल, हाँ एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी। इसके बाद एक अनसर्टेन पज़ल थी,
रो बेस्ड थी अनसर्टन पज़ल। कुछ लोग थे जो नॉर्थ फेस करके बैठे हुए थे, और इसमें मुझे याद है, इसमें आई थिंक मेरी जो पज़ल बनी थी तो उसके बाद इसमें 22 मेंबर्स आ रहे थे मेरे। और एक पज़ल थी ये अनसर्टन पज़ल हो गई, और एक सिंपल, हाँ एक वो था जो रैंकिंग होती है ना हाइट या वेट के अकॉर्डिंग। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वो क्या क्वेश्चन था। वो भी छोटी ही पज़ल थी, उसमें किस चीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। लेट मी रिमेंबर। एक्चुअली एग्ज़ाम सुबह था मेरा और मैं पूरे दिन काफ़ी बिजी रही, तो मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ की पज़ल थी वो। बट बहुत सिंपल पज़ल थी उसमें। हाँ, ओके। तो ये मुझे नहीं याद आ रही है, ये बहुत सिंपल थी। और उसके बाद ये चीज़ें होंगी वर्ड पेयरिंग। हाँ, एक क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन का, जो जनरली आपको एक वर्ड दिया रहता है, उसमें से उसके सेकंड या थर्ड कुछ भी वर्ड्स लेके आपको एक वर्ड फॉर्म करना होता है। तो उसके जो वर्ड्स आ रहे थे वो थे NGLO, और इससे बन रहा था लॉन्ग। और जो क्वेश्चन था वो था कि जो वर्ड फॉर्म हुआ है उसका थर्ड वर्ड क्या है लेफ्ट हैंड से, तो वो था एन। तो ये हो गया। और आई थिंक इसके सिवा तो कुछ और रीजनिंग में नहीं था। तो ये हो गया रीजनिंग एनालिसिस। और रीजनिंग मुझे मॉडरेट लेवल पे लगी, क्योंकि जो पज़ल्स थी वो लेंदी थी और कंफ्यूजिंग भी थी, और इस वाली पज़ल में मैंने ही थोड़ी गलती करी, तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। मैं नीदर नॉर को बार बार इधर और पढ़ रही थी। सो रीजनिंग में मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं 25, और इसमें भी मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी कम है, मैं जितना यूजुअली मॉक्स में अटैम्प्ट करती हूँ, बट आई थिंक एक्यूरेसी मेरी सही है। तो अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था ओवरऑल, जिसमें से इजी थी इंग्लिश, और रीजनिंग और क्वांट ट्रिकी भी थे, और थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, कैलकुलेटिव थे। क्योंकि क्वांट्स में भी जैसे मैंने आपको बताया कि DI के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे कि आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया, उस पर भी कुछ रिलेटिव चीज़ें दी हुई थी, और रीजनिंग भी थोड़ी टाइम टेकिंग थी। सो ये हुआ टोटल। तो मेरे फाइनल अटैम्प्ट्स हुए इंग्लिश के 27, और क्वांट्स के 15, और रीजनिंग के 25। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हो गए 67। तो जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से ठीक गया मेरा पेपर, क्योंकि मेरे क्वांट्स और रीजनिंग में अटैम्प्ट्स यूजुअली कम होंगे जितने मैं करती हूँ, बट इंग्लिश में एक्यूरेसी है, और मेन बात ये कि एक्यूरेसी मैटर करती है। तो अब ये देखते हैं कि रिज़ल्ट में क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। और आप में से जिन सबका भी एग्ज़ाम था आज सेकंड थर्ड या फोर्थ शिफ्ट्स में, तो अपने शिफ्ट के रिव्यूज़ दीजिएगा एंड अपने अटैम्प्ट्स मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and all the best to everyone.